स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो बच्चा लोग, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्योर रोलिंग के कॉन्सेप्ट देखे थे। हमने प्योर रोलिंग में देखा था कि कब प्योर रोलिंग कहलाती है, प्योर रोलिंग के समय वेलोसिटी क्या होती है एंड उसके रिलेटिव वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। एंड हमने कुछ क्राइटेरिया भी देखा था। ऑब्वियसली क्राइटेरिया सेम रहता था, बट अगर प्लेटफॉर्म भी अगर मोशन में है सो उस समय क्राइटेरिया कुछ चेंज होता था। चलिए बच्चा, ये बात हो गई वेलोसिटी की कि भाई जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसकी वेलोसिटी भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जीरो होनी चाहिए, ये हमने देखा था। अब बच्चा लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। बस रोलिंग फ्रिक्शन का एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। प्योर रोलिंग। बच्चा सपोज करो कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस है r और जो ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, और ये रहा उसका बेस। ये सरफेस पे वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ये मैं ले लेता हूं सरफेस का पॉइंट P और ये मैं ले लेता हूं पॉइंट C। हमें पता है कि अगर प्योर रोलिंग है सो VC की स्पीड 0 होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P, ठीक है। ओके बच्चों, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो क्या यहां पे एक्सेलरेशन भी 0 होगा? देखो, अगर आप बोलो कि एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट C विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P इज 0, तो बच्चा ये गलत हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर वेलोसिटी अगर 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगी। सही है आपका लॉजिक। बच्चा लोग, हमने क्या देखा था कि अगर कोई भी चीज रोटेट कर रही है तो उसके ऊपर 2 एक्सेलरेशन लगती है रोटेशन की वजह से। रोटेशन की वजह से 2 एक्सेलरेशन लगती है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल, है ना। ये यूं घूम रहा है ना, यूं, सो ये टेंजेंशियल हो जाएगी। अब बच्चा लोग, इस जो पॉइंट C है उसकी एक्सेलरेशन हम इधर ले लेते हैं AC। अब अगर ये प्योर रोलिंग है, अगर ये स्लाइड नहीं कर रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। ध्यान से सुनो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट P, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी 0 नहीं होगा। अरे बच्चा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल घुमाने का काम करता है, रोटेट करवाने का। अब अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी तो ही तो ये गोल घूमेगा। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? अगर सेंट्रीपिटल 0 हो जाएगा तो बच्चे गोल कैसे घूमेगा? गोल घूमेगा ही नहीं, रोलिंग होगा ही नहीं। सो अगर रोलिंग है और रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग है, मतलब प्योर रोलिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग या विदाउट स्लाइडिंग। तो उस समय टेंजेंशियल स्पीड। अच्छा, एक काम करते हैं, ये C थोड़ा कंफ्यूजन दे रहा है ना, एक काम करते हैं, इसको सिंपल A ले लेते हैं, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगी लेकिन सेंट्रीपिटल नहीं। अब अगर कभी आपको एग्जाम में इस तरीके से लिखे आवे ना तो वो आंसर हमेशा गलत होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा बोला जाता है टेंजेंशियल तो अब ये राइट हो जाएगा। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ड्यूरिंग प्योर रोलिंग इज 0 बट सेंट्रीपिटल इज नॉट 0, इतना याद रखना, ठीक है। चलिए अब बच्चा लोग आखिरी और बात कर लेते हैं फोर्सेस की। प्योर रोलिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो बस आज हम लास्ट देखने वाले हैं। हमने कल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखा था, आज एक्सेलरेशन का देखा, अब एक लास्ट देखने वाले हम फोर्स का। बच्चा लोग सपोज करो कि मैं यहां पे एक फोर्स लगा रहा हूं और अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये प्योर रोलिंग है विदाउट स्लाइडिंग है। अच्छा, क्या यहां पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा? हो सकता है फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है फ्रिक्शन फोर्स ना हो, बट बच्चा अगर ये प्योर रोलिंग है, अगर ये प्योर रोलिंग है तो सीधी सी बात है कि यहां पे स्लाइडिंग नहीं होगा। अच्छा, अब बच्चा क्या मैं यहां पे ऐसा कह सकता हूं कि A इज इक्वल टू 80? प्योर रोलिंग की बात कर रहा हूं, A इज इक्वल टू 80, ठीक है। ये एक्सेलरेशन कौन सा है? सपोज कर लो कि हमारा सेंटर ऑफ मास पे लगने वाली वेलोसिटी V है और उसके कारण एक्सेलरेशन A है, तो इस पॉइंट पे भी लीनियर एक्सेलरेशन तो A होगी। अब एक और चीज, हम जो फोर्स लगा रहे हैं बच्चा, ये इस ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर रहा है
एंड इसको आगे भी ले जा रहा है, यानी यहाँ पे दोनों मोशन हो रही है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल। सो ट्रांसलेशनल मोशन हो रही है। अच्छा, प्योर रोलिंग है तो हम क्या बोल सकते हैं, A इज इक्वल टू AT, यानी क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, A इज इक्वल टू R ओमेगा। ये चीज कब पॉसिबल है, जब फ्रिक्शन नहीं लगेगा। बड़ा ही ध्यान से सुनना, यहाँ पे फ्रिक्शन कंपलसरी जीरो होगा, कंपलसरी। प्योर रोलिंग है, स्लाइड होगा ही नहीं, स्लाइड होगा ही नहीं, तो फिर फ्रिक्शन कहां से आएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, चलो मान लेते हैं कि फ्रिक्शन है, सपोज करो कि फ्रिक्शन है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या चीज हो जाएगी, F प्लस या माइनस F इज इक्वल टू M में हो जाएगा। अगर मान लो कि फ्रिक्शन ये डायरेक्शन में है, सपोज करो, देखो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कौन सी होती है, मोशन के ऑपोजिट, मोशन के ऑपोजिट होती है। सॉरी, अब मोशन इधर होगा, मतलब स्लाइडिंग, कौन सा, स्लाइडिंग की बात कर रहा हूं। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि फ्रिक्शन है, अगर फ्रिक्शन है तो वो स्लाइडिंग भी होगा, मतलब ये कंडीशन तो होगी नहीं। अगर स्लाइडिंग है तो वो हो सकता है स्लाइडिंग आगे भी हो, स्लाइडिंग पीछे भी हो। आगे स्लाइडिंग होगी सो फ्रिक्शन पीछे, तो पीछे फ्रिक्शन होगा तो एक फोर्स इधर जो हम अप्लाई कर रहे हैं और एक फ्रिक्शन हो जाएगा, सो F माइनस F हो जाएगा। और अगर ये पीछे स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन आगे लगेगी, यानी उस समय दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो F प्लस F। सो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हम प्लस या माइनस लगाएंगे, इज इक्वल टू M में। ये हो गई एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, मतलब क्या यहाँ पे टॉर्क लगेगा, बच्चा फोर्स है, देखो ना ये फोर्स है, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, सो यहाँ पे टॉर्क भी लगेगा। सो हम क्या बोल देंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब टॉर्क की फॉर्मूला आपको पता है क्या होती है, R क्रॉस F। अब बच्चा यहाँ पे R और F के बीच में 90 डिग्री होगा, टेंजेंशियल है, रेडियस है, इसलिए हमने RF लिख दिया, इज इक्वल टू आई अल्फा। अब सपोज करो कि फ्रिक्शन फोर्स भी है, अगर फ्रिक्शन फोर्स, देखो ये F इज इक्वल टू 0 के लिए, बट अगर फ्रिक्शन फोर्स है तो वहां पे एक और केस आ जाएगा, RF इज इक्वल टू आई अल्फा। अगर फ्रिक्शन फोर्स 0 नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स 0 कब नहीं होगा, जब वो प्योर रोलिंग नहीं होगी, मतलब वो स्लाइड कर रहा होगा, उस समय ये वाली सिचुएशन ले लेंगे। प्लस माइनस आई थिंक अब आपको पता है क्यों, इधर के लिए जैसी सिचुएशन, ठीक है। और अगर प्योर रोलिंग है तो ये वाली फॉर्मूला आ जाएगी, क्लियर। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम है, देखो हमको यहाँ पे तीन चीज बोली जाएगी ढूंढने के लिए, A, F एंड लास्टली अल्फा। एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन फोर्स एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। बच्चा तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन भी होना चाहिए, बिल्कुल। सो हम एक ये वाली फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, A इज इक्वल टू आर अल्फा, A इज इक्वल टू आर अल्फा। समझ आ रहा है बच्चा मैं क्या बोल रहा हूं, ये कब लागू होगी बच्चा लोग, R इज इक्वल टू A इज इक्वल टू आर अल्फा, देखी भी है, सॉरी यहां पे भी अल्फा आएगा, हाँ सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। अच्छा बच्चा लोग, क्या ये जो इक्वेशन है ये हमेशा वैलिड होगी, सोच के बताना। ये जो इक्वेशन है A इज इक्वल टू आर अल्फा, क्या ये हमेशा वैलिड होगी, नहीं, ये हमेशा वैलिड नहीं होगी। ये कब वैलिड होगी, जब प्योर रोलिंग होगा, जब प्योर रोलिंग होगा। ईशा लिख देते हैं, प्योर रोलिंग मतलब स्लाइड नहीं हो रहा, स्लाइड नहीं हो रहा मतलब फ्रिक्शन नहीं है, तब जाके बात बनेगी। अगर फ्रिक्शन हुआ तो, अगर वो प्योर रोलिंग नहीं हुई तो कहानी चेंज हो जाएगी। देखिए काम करो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको उसकी भी कहानी समझाऊं। हरी अप, 1 2 3 4 एंड 5 ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटाऊं इसको मैं, यस सर। चलिए किसको करेगा बच्चा लोग। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एक्सेलरेशन है, देखो ये टेंजेंशियल को हम बोलेंगे आर अल्फा, है ना, फॉर्मूला याद है बच्चा लोग, टेंजेंशियल को आर अल्फा से लिखा जाता है, सेंट्रीपिटल को आर ओमेगा। हम इस समय बात कर रहे हैं टेंजेंशियल की, फिलहाल हम कोई लेना देना नहीं कर रहे हैं। सो अगर
हमारे सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन लेस देन आर अल्फा है। बचा एक ही मिनट। अच्छा बच्चा लोग, अगर सपोज करो कि a इज लेस देन आर अल्फा है, मतलब ये इससे छोटा है, तो ओवरऑल ये ऑब्जेक्ट इधर स्लाइड होगा। जरा सोच के बताना, ये वाली एक्सेलरेशन बड़ी है, सो ऑब्जेक्ट इधर तरफ स्लाइड होगा। अब बच्चा अगर ऑब्जेक्ट इधर की तरफ स्लाइड होगा, सो फ्रिक्शन यहां पे लग रहा होगा, मतलब फ्रिक्शन एग्जिस्ट। फ्रिक्शन एग्जिस्ट। अच्छा ये कौन सा फ्रिक्शन होगा? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है, तो फ्रिक्शन कौन सी लगती है? स्टैटिक के काइनेटिक? मेरे ख्याल से काइनेटिक। जब ऑब्जेक्ट रुकी हुई होती है तो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जब ऑब्जेक्ट चल रहा होता है तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। इसका मतलब इस समय काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा बच्चा लोग, प्योर रोलिंग में स्लाइडिंग नहीं हो रहा था, यानी फ्रिक्शन नहीं लगेगा उस समय। स्टैटिक फ्रिक्शन तो लग सकता है ना, सोच के बताना। क्या प्योर रोलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा? नहीं, प्योर रोलिंग में स्टैटिक या काइनेटिक कोई भी फ्रिक्शन लगता ही नहीं है, बिकॉज एक ही पॉइंट होता है जो कांटेक्ट में होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसीलिए उस समय उस पर कोई भी फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होता है, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो काइनेटिक हो। ओके, अब दूसरी चीज, अगर सपोज करो कि ये ए आर अल्फा से बड़ा है, आर अल्फा से बड़ा है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ स्लाइड करेगा, ये ऑब्जेक्ट यहां स्लाइड करेगा। इसका मतलब इस समय फ्रिक्शन कहां लगने वाली है? पीछे की तरफ। सो यस, इस बार भी फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी, फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी। अच्छा कितनी फ्रिक्शन होगी? फ्रिक्शन की फॉर्मूला होता है ना, म्यू इंटू एन, याद है? फ्रिक्शन की फॉर्मूला हमने क्या देखा था? म्यू इंटू एन। सो बच्चा लोग, ये जो फ्रिक्शन इस समय लग रही है, इस समय जो फ्रिक्शन लग रही है, ये चीज काइनेटिक फ्रिक्शन है। कौन सी? काइनेटिक फ्रिक्शन, याद रखना। ठीक है बच्चा लोग, सो यहां का प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म होता है। ओके, सो चलो बच्चा, अब क्वेश्चन, मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है और कहा जा रहा है कि ये प्योर रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग विथआउट स्लिपिंग। इसका रेडियस हमको दिया हुआ है 1 मीटर, मास हमको दिया हुआ है 5 kg, और इस पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और ये रही इसकी सरफेस। आपको कहा जा रहा है फाइंड टेंजेंशियल ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन। फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगी, फिर फ्रिक्शन फोर्स एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तीनों हमको ढूंढना है। क्या करेंगे? देखो जैसे कि हमने अभी देखा, क्या यहाँ पे 3 इक्वेशन पॉसिबल है? अभी इस समय फ्रिक्शन फोर्स 0 है। देखो ऑब्वियसली एक तो रोलिंग विथआउट स्लिपिंग बोला है तो फ्रिक्शन फोर्स 0 ही होगी, बट हम मान के चलते कि 0 नहीं है सपोज, तो फ्रिक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगी ये भी हमको नहीं पता, स्लाइड इधर करेगा कि इधर पता नहीं। तो एक काम करो, अभी अपने मर्जी से कोई भी एक डायरेक्शन ले लो। चलो सपोज करो कि मैंने ये डायरेक्शन ले ली फ्रिक्शन की, ठीक है। अब अच्छा अगर सपोज सच में फ्रिक्शन होगा और अगर हमारी डायरेक्शन उल्टी होगी तो इसका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, सिंपल सी चीज है। तो आप अपने मर्जी से कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए। अब इक्वेशन बनाइए। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ये है मेरा f, है ना, ये f है, सो f प्लस f इज इक्वल टू m है। क्लियर? हम बोल देते हैं कि हमारा सेंटर ऑफ मास a एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। क्लियर है? दोनों फोर्स। ओके, अब यहां पे क्या हो गया, इसकी वैल्यू 10, फ्रिक्शन F इज इक्वल टू m कितना है 5a, है ना, मास हमको a दे रखा है। क्लियर यहां तक? चलिए ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या रहेगी यहां पे? एक हमने देखा था a इज इक्वल टू r
अल्फा, यानी कि a इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा a बाय r, a पता नहीं है और r 1 है, यानी अल्फा इज इक्वल टू a हो जाएगा। रेडियस हमको 1 मीटर दे रखा है, सो अल्फा इज इक्वल टू a। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। एक और इक्वेशन चाहिए फोर्स के टर्म्स में। बच्चा लोग टॉर्क हमने क्या देखा था, एक और इक्वेशन कौन सी थी, टॉर्क की। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना। अच्छा एक काम करते हैं, ये हमको बोला हुआ है सॉलिड स्फीयर, क्या दिया हुआ है ये सॉलिड स्फीयर। तो मतलब सॉलिड स्फीयर का इनर्शिया हमको क्वेश्चन में नहीं दिया है, हमको पता होना चाहिए क्या होता है सॉलिड स्फीयर का इनर्शिया। हमने पूरा डेरिवेशन देखा हुआ है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 2/5 mr², याद है 2/5 mr²। अच्छा टाउ की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, Fr इज इक्वल टू आई अल्फा। सही है, नहीं गलत है। अच्छा लोग हमने फ्रिक्शन फोर्स भी तो लिया है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स तो पिक्चर में आएगा, Fr प्लस Fr, बोलो सही है। एक देखो सीधी सी बात है बच्चा, ये फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और दोनों सेम डायरेक्शन में है। अच्छा एक चीज ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, देखो ये जो टॉर्क है ये u प्रोड्यूस होगा, है ना। इसके कारण जो टॉर्क है मतलब वो ये ऐसे घूम रहा है और इसके कारण बॉडी ऐसे घूमने की कोशिश करेगी, तो क्या दोनों के कारण टॉर्क सेम होगा, सोच के बताना। ये फोर्स इसको यूं घुमा रहा है और ये फोर्स इसको यूं घुमा रहा है, तो क्या दोनों टॉर्क सेम होगी, नहीं। सो हम क्या करते हैं, हम इसको नेगेटिव मान के चलते हैं, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको नेगेटिव ले लेते हैं। किसी एक को पॉजिटिव किसी एक को नेगेटिव आप ले सकते हैं, क्लियर। यहाँ पे F की वैल्यू 10, R1 फ्रिक्शन फोर्स नहीं पता, रेडियस 1, इनर्शिया के बदले 2/5 mr², अल्फा, अल्फा के बदले बच्चा a रख दो, हमने यहाँ पे देखा था ना अल्फा इज इक्वल टू a, ठीक है। सो ये क्या बन गया, 10 माइनस f इज इक्वल टू 2/5 इंटू 5 इंटू 1² इंटू a। 5 कट गया, क्या बचा 10 माइनस f इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 2a। ये आ गई हमारी एक और इक्वेशन, थर्ड नंबर। देखो ये दिया 10 प्लस f, ये दिया 10 माइनस f, दोनों को एलिमिनेट कर लो। सो ये क्या है, 10 प्लस f इज इक्वल टू 5a, ये क्या हो गया 10 माइनस f इज इक्वल टू 2a, तो ये f से आ गया 10 प्लस 10 20 इज इक्वल टू 7a, a इज इक्वल टू 20/7, a इज इक्वल कितना आ जाएगा आंसर 2 2 जा 14.60 यानी कि 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो सही है, ठीक है। अब इसका मतलब देखो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन मिल गई तो अल्फा भी मिल जाएगा, तो ये कितना मिल गया आपको 2.8 मीटर पर सेकंड, अल्फा भी सेम है, सो अल्फा कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। अच्छा फ्रिक्शन फोर्स अगर है सो यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दो, हम क्या कर रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स ढूंढ रहे हैं, 10 माइनस f इज इक्वल टू 2 इंटू a, कितना आ जाएगा a की वैल्यू 2.8, सो ये f इज इक्वल टू 10 माइनस 8 2 जा 16 5.6, f इज इक्वल टू कितना हो गया 4.4 न्यूटन। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो फोर्स आ रहा है, बच्चा लोग बिकॉज इस समय स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, कौन सा स्टैटिक फ्रिक्शन। सो प्योर रोलिंग के समय स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है, जो हाँ उसकी एक लिमिट होगी। हमको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होता है, वेरिएबल पढ़ रखा है ना, 0 से लेके f लिमिट तक एक मैक्सिमम उसकी वैल्यू होती है। सो प्योर रोलिंग के समय स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है जो कि वेरिएबल होता है, क्लियर हुआ। सो स्टूडेंट्स यहां पे हमारा ये चैप्टर, ये टॉपिक पूरा ही फिनिश होता है। हमने आपके इस चैप्टर को हर तरीके से निखारा है,
मतलब आपके बुक में जितना दिया है एनसीईआरटी बुक में वो तो सारे टॉपिक कवर किए ही हैं, साथ में आपका जेईई, नीट या गुजसेट के भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। अब आपका काम रहता है सिर्फ प्रैक्टिस करना, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करना एंड उसके कॉन्सेप्ट पढ़ना। सो बच्चा लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।